नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं गोदी मीडिया के जो बदलते स्वर हैं, बदलती हेडलाइंस हैं, उन पर बात करूंगा। अब कुछ दिन पहले जो भारत ने और ख़ास तौर पर भारत के गोदी मीडिया ने जिन खबरों के बारे में भारी बढ़ चढ़ कर प्रचार किया था कि जल सिंधु समझौता समाप्त हो गया, पाकिस्तान प्यासा मरने लगा, अब वो हेडलाइंस अखबारों से गायब हैं, टीवी चैनलों से गायब हैं। इसके बारे में हम पड़ताल करेंगे और ये पड़ताल हम रवीश कुमार के चैनल से करेंगे। जो रवीश कुमार ने एनालिसिस किया है उसके साथ करेंगे, उसको आप देखिए गहराई से। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। जब अंग्रेज़ों का राज था भारत में, तब से लेकर के अब तक जो पानी के बंटवारे की बात है वो चलती आ रही है। उस पर विदेशी तमाम लेखकों ने किताबें लिखी हैं, बहुत सारे काम किए हैं और उसी में से एक कुछ किताबें हैं जो हम देखेंगे रवीश कुमार की इस क्लिपिंग के साथ। तो चलते हैं अब हम भाई रवीश कुमार के चैनल पर। क्या आपने नोट किया कि सिंधु जल संधि की खबरों का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा है? 3-4 दिनों तक चीखने के बाद अखबारों की हेडलाइन खामोश हो गई है। गोदी मीडिया में ही चीख चिल्लाहट बची है, उसमें भी सिंधु जल संधि का मामला गायब है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत सरकार ने अपना इरादा बदल लिया है। गोदी चैनलों के पास कोई नई जानकारी नहीं है। अभी तक वे सिंधु जल संधि निरस्त करने को बड़ा फैसला बता रहे थे। अब सिंधु नदी का मामला गायब है, लेकिन आने वाला है बड़ा फैसला। बड़े फैसले का हो रहा है इंतजार के नाम से अपने कवरेज को ताने हुए हैं। हमारा यह वीडियो किसी बड़े फैसले पर नहीं है, सिंधु नदी से जुड़ी गाथाओं पर है। सरकार ने सिंधु जल संधि निरस्त करने का फैसला जिस वजह से भी लिया, लेकिन गोदी मीडिया की अपनी अक्षमता है कि वह ज्यादा समय तक दुनिया के सबसे सिंचित क्षेत्र और शानदार नदी घाटी क्षेत्र को लेकर दिलचस्पियां पैदा नहीं कर सका। इसीलिए यहां से शुरू होता है हमारा वीडियो। आखिर तक देखकर आप निराश नहीं होंगे, इतना कह सकता हूं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस से किताब छपती है डेविड गिलमार्टिन की। इस किताब का नाम है ब्लड एंड वाटर, द इंडस रिवर बेसिन इन मॉडर्न हिस्ट्री। डेविड गिलमार्टिन ने सिंधु नदी घाटी इलाके में मुगलों के समय से और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के लंबे दौर में नहरों का जो विस्तार हुआ और उसका खेती से लेकर सामाजिक और राजनीतिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा, उसका शानदार वर्णन किया है। उसके बारे में अभी ही बताया जाना चाहिए कि कैसे इस इलाके में पानी का बंटवारा होने लगा, पानी को लेकर पहचान की राजनीति बदलने लगी। गिलमार्टिन ने दिखाया है कि कैसे नेहरू को आशंका थी कि इस इलाके में पहचान के आधार पर सांप्रदायिक राजनीति उभर सकती है, और ऐसा ही हुआ। पंजाब में खालिस्तान की आग जब फैली तो उसमें घी का काम पानी पर हक की राजनीति ने भी किया, जो जाकर रुका इंदिरा गांधी की हत्या पर और सिख विरोधी नरसंहार पर। आज भी भारत सिंधु जल सिस्टम की राजनीति से मुक्त नहीं हो सका। 30 अप्रैल के अखबारों में इसकी खबरें पहले पन्ने से गायब हैं कि भारत ने पाकिस्तान को पानी रोक दिया, वहां सूखा हो गया है। सिंधु जल संधि की खबरें छपी तो हैं, मगर मामूली रूप में और भीतर के पन्नों में। जबकि पहले पन्ने पर सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियों को लेकर आज भी बड़ी खबर छपी है। बस उसमें नाम पाकिस्तान का नहीं, भारत के 2 राज्य पंजाब और हरियाणा का है। जल समझौता सूखा, पंजाब ने हरियाणा को 5000 क्यूसेक पानी रोका। पंजाब के सीएम ने कहा 1 बूंद पानी नहीं देंगे। रणजीत सागर जलाशय में जितना पानी होना चाहिए था उससे 39% कम है। पिछले साल के मुकाबले 24 फीट कम है। हम पानी कहां से दें? रावी नदी पर है रणजीत सागर जलाशय और सतलुज नदी का पानी रोकने के लिए बना है भाखड़ा नांगल डैम। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक को लेकर विवाद होता रहता है और यह विवाद दिल्ली तक आता ही रहता है। तो कितना महत्वपूर्ण इलाका है, फिर भी इसकी बातें कितनी कम। 1850 से 1947 तक आते आते सिंधु घाटी क्षेत्र का इलाका दुनिया का सबसे सिंचित क्षेत्र बन गया था। जाहिर है इसके बारे में बताने के लिए कितना कुछ होगा, लेकिन यह सब करने से एजेंडा और प्रोपेगेंडा नहीं बढ़ता।
इस वक्त गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री मोदी में किसी तरह नायक की छवि भरनी है। उसकी सच्ची सहानुभूति ना तो आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों से है, ना उनके परिवारों से है, और ना ही सिंधु घाटी जैसे अद्भुत क्षेत्र के बारे में दिलचस्पियां पैदा करने में। मुगलों ने और अंग्रेजों ने इस इलाके में क्या किया कि यह दुनिया का सबसे सिंचित क्षेत्र बन गया, इस बारे में बताया जाना चाहिए। हिमाचल के किन्नौर जिले के वांगतू गांव के पास बना यह पुल 1860 के दशक का है। नीचे सतलुज नदी बह रही है। यह भी उसी गांव के पास से बहती हुई सतलुज की तस्वीर है। 1845-46 के बीच फिरोजपुर के पास अंग्रेजों की सेना और सिखों के बीच जंग होती है। उस जंग की जीत की याद में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल ब्रिटिश नौसेना के एक बेड़े का नाम था HMS सतलुज। आज भारत की नौसेना के पास INS सतलुज है। तो एक नदी की कहानी कितनी लंबी चलती है। लगे हाथ, यह तस्वीर भी देखिए, 1905 के आसपास की है। जानवरों के चमड़े में हवा भरकर सतलुज नदी पार किया जा रहा है। यह पेंटिंग 1846 की है। सतलुज नदी पर बने पुल से पार करते लोगों की हेनरी यूल की पेंटिंग है। हमने आपको 3-4 तस्वीरें ही दिखाई, जिससे अंदाजा मिलता है कि सिंधु नदी से जुड़ी नदियों के क्षेत्र में कितना कुछ घटने लगा था। यहीं से 1850 के बाद से गिलमार्टिन अपनी किताब ब्लड एंड वाटर में दिखाते हैं कि 1947 तक आते आते कैसे पूरे इलाके में नहरों का जाल बिछ जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा और विकसित सिंचाई सिस्टम इसी इलाके में बनता है और इसके कारण राजनीतिक संबंध बदल जाते हैं। एलिस अल्बानिया की किताब एम्पायर ऑफ इंडस भी इसी के साथ पढ़िए। इसमें अल्बानिया बताती है कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने अपने उपनिवेशों का विस्तार करने के लिए इस नदी का इस्तेमाल किया। इसके किनारे तक सिकंदर महान भी आया। इसके किनारे कितने बड़े बड़े शहर बसे। यह नदी पाकिस्तान को जोड़ने वाली नदी है और यही नदी भारत और पाकिस्तान के बीच बांटी भी गई। सादत हसन मंटो की कहानी है यजीद। आजादी के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग की अफवाह उड़ती है और एक गांव में दरिया के बंद होने की बातें होती हैं। एक चौथी किताब है जो बहुत अच्छी है, प्रबोध कुमार सान्याल की, जिन्होंने हिमालय की कई बार यात्राएं की। यह किताब हिंदी में है, राजकमल से छपी है। इस अद्भुत किताब का अंश हम पढ़ेंगे। राजकमल से ही एक और किताब आई है, एक था जॉस्कर, डॉक्टर अजय सोडानी की। इसमें भी सिंधु नदी के बारे में और इसी क्षेत्र से जुड़े जॉस्कर पर्वतमाला के बारे में विस्तार से वर्णन है। इसमें अजय सोडानी दिखाते हैं कि कैसे यहाँ के छोटे छोटे गांवों में बांध बनाने की खबर विस्थापन का दहशत लेकर आती है। उनके लिए बांध एक शत्रु है। बांधों के कारण उनकी संस्कृति मिट रही है। यह किताब आप जरूर पढ़िए। पता चलेगा कि सिंधु घाटी क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन कितना सहज है और कितना मुश्किल है। एक वीडियो में सब तो नहीं बता सकते और आप में भी कितना धीरज बचा होगा, लेकिन सिंधु नदी की कथा वाकई शानदार है। करोड़ों वर्ष पहले धरती के इस हिस्से पर आकर सिंधु नदी और उसमें मिलने वाली 6 नदियों का विस्तार पहाड़ से लेकर मैदान तक में पसर जाता है। सदियों तक किसी को पता नहीं था नदी का मालिक कौन है। सब जानते थे भगवान की मर्जी से नदी बह रही है। धीरे धीरे नियंत्रण की कहानी इसमें शामिल होती है। सिंचाई के लिए मुगलों के समय कनाल बनाए जाते हैं। शाहजहां ने भी इस हिस्से में नहरें बनवाई। उसके बाद आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उससे पहले सिंधु नदी के किनारों पर ही इन्होंने पेड़ों को उतारा और इसके जरिए पहले व्यापार और फिर अधिग्रहण किया। पंजाब का अधिग्रहण करते ही क्यों ब्रिटिश को लगा कि इस इलाके में शांति कायम करनी है और लोगों का भरोसा जीतना है, तो पानी पहुंचाने का सिस्टम ठीक करना होगा। यह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का लोगो है। आज का है, इसे अंग्रेजी में CPWD कहते हैं। राजधानी दिल्ली के लोग CPWD के बारे में ऐसे सोचते होंगे, सुनते होंगे जैसे इसका जन्म दिल्ली के केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा के लिए हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सरकार के तहत जो CPWD है, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में पंजाब में PWD के नाम से बनाया था। उस विभाग में सिंधु नदी घाटी में सिंचाई के सिस्टम की देखरेख के लिए एक कार्यालय था। ब्रिटिश हुकूमत पानी के रास्ते लोगों पर शासन करने के नए नए तरीके खोज रही थी। 1867 में भारत में पहली बार
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इरिगेशन का पद बनता है। पानी कैसे बटेगा, उसके नियम कायदे क्या होंगे, यह सब तभी से होने लगा। 1873 में नॉर्दर्न इंडिया कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट बनता है और सिंचाई के पानी का मालिक भगवान की जगह अब राज्य बन जाता है। यहीं से सिंधु नदी सिस्टम के किनारों के सामाजिक और राजनीतिक रिश्ते बदलने लगते हैं और बनने लगते हैं, बिगड़ते भी हैं। पहले राजा और प्रजा के बीच कोई नहीं था, लेकिन अब सिंचाई विभाग आ गया, इंजीनियरों की नौकरशाही आ गई। जो पानी भगवान के घर से आता था वो अब सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ की कलम से आने लगा। 1930 में सुकुर बराज बना, जिसे उस समय लॉयड बराज कहा जाता था। इसके निर्माण के बाद सिंध के इलाके तक पानी पहुंचा। यह सब इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा एकड़ जमीन को सिंचाई के जरिए अपने नियंत्रण में लिया जाए। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि ऐसा सिस्टम हो जिससे जानबूझकर पानी की कमी पैदा की जा सके, कम पानी को बड़े इलाके में पहुंचाया भी जा सके। ऐसा कर लोगों के जीवन में ब्रिटिश हुकूमत की पहुंच बन जाए, इंजीनियर और प्रशासन की भूमिका मुख्य हो जाए, और हुआ भी। 19वीं सदी के जाते जाते यह इलाका सिंचाई के तंत्र से घिर गया था। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में पानी को लेकर यहाँ प्रदर्शन होने लगे, पानी पर राजनीति होने लगी। उस समय की प्रांतीय सरकारों और रजवाड़ों के बीच प्रतिस्पर्धा छिड़ गई। इस सब ने सिंधु सिस्टम को तकनीकी रूप से काफी विकसित कर दिया। इसका राजनीति पर असर पड़ रहा था। इस बात को लेकर राजनीति होने लगी कि पानी पर किसका अधिकार रहेगा। गिलमार्टिन लिखते हैं कि इस बदलाव ने इस इलाके में नई तरह की पहचान को जन्म दिया, राष्ट्रवाद की नई परिभाषाएं गढ़ी, और इन सब में उपनिवेशवाद और ब्रिटिश सरकार की नौकरशाही की गहरी छाप थी। इस राजनीति का अंतिम स्वरूप बंटवारे के रूप में आया, और 1947 के बाद के सालों में जिस तरह से पानी का बंटवारा हुआ, उस पर भी इस इतिहास का प्रभाव पड़ा। व्यापार जगत से ताल्लुक रखने वाले प्रकाश टंडन की एक किताब है, नाम है पंजाबी सेंचुरी। 1961 की इस किताब में प्रकाश टंडन लिखते हैं कि बारिश ऊपर से तब आई जब भगवान की मर्जी हुई, कम आई या ज्यादा आई, लेकिन कोई भी रब की तरफ खड़े होकर बारिश की मांग नहीं करता है। लेकिन कोई भी कनाल के अफसर के पास जा सकता है और पानी मांग सकता है। उसे सिर्फ इतना ही करना होता है कि पाइप का मुंह खोल देना होता है। तो इस तरह से सब कुछ बदल जाता है। 1850 से लेकर 1947 तक आते आते अब सिंचाई के इस तंत्र को खत्म तो नहीं किया जा सकता था। 1947 में विभाजन के समय बड़ा मसला बन गया कि दो देश तो बट गए, अब पानी कैसे बांटेंगे, नदियों को कैसे बांटेंगे, जो बिना वीजा के आज भी दोनों देशों के बीच आराम से आवाजाही कर रही हैं। विभाजन के बाद भी भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ महासिंधु से जुड़ी नदियों पर नहरों और बराज का बनना जारी रहा। नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़ा जाने लगा। 1950 के दशक में रावी और ब्यास का लिंक बन गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा प्रोजेक्ट को सिंधु जल संधि से क्यों अलग रखा? क्योंकि भारत पूर्वी नदियों पर अपने कंट्रोल को बनाए रखना चाहता था। 1954 में विश्व बैंक ने जो प्रस्ताव दिया, उसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच संधि होती है। बीकानेर स्टेट ने भी सतलुज का दावा कर दिया, जबकि सतलुज से काफी दूर था। लेकिन बीकानेर स्टेट के इसी दावे के कारण ही आगे चलकर भारत ने विश्व बैंक और पाकिस्तान को पानी देने के लिए राजी कर लिया। 1955 में हुए इंटरस्टेट वाटर एग्रीमेंट के चलते राज्यों में नदियों को लेकर विवाद शुरू हो गया। राजस्थान को रावी और ब्यास का 50% पानी मिल गया। राजस्थान का इन नदियों से संबंध तो नहीं था, मगर राजस्थान कनाल के रास्ते यहां तक पानी पहुंच गया। इसका नाम इंदिरा नहर तब पड़ा जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उसके बाद नाम रखा गया। आज जब पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को बंद करने की बात हो रही है, तो राजस्थान के किसान मांग करने लगे हैं कि उनकी तरफ दिया जाने वाला पानी बढ़ा दिया जाए। गंग नहर प्रोजेक्ट के चेयरमैन हरविंद्र सिंह गिल का कहना है कि हरिके बैराज से पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद करके राजस्थान की ओर 3 गुना अधिक पानी दिया जाए। इंदिरा गांधी नहर को 12,000 क्यूसेक की जगह 20,000 क्यूसेक तक पानी मिल सकता है। आपातकाल के समय 1976 में पंजाब
और हरियाणा के बीच पानी का बंटवारा हुआ तो उसे लेकर गुस्सा भड़क गया। पंजाब को लगा कि केंद्र उनका पानी लेकर पहले राजस्थान को दे दिया और अब हरियाणा को दे रहा है। अगले कुछ दशक तक बल्कि आज भी पंजाब और हरियाणा में सतलुज के पानी को लेकर विवाद होता रहता है। हमने गिलमार्टिन की जिस किताब का जिक्र किया है उसमें खालिस्तानी उभार के पीछे जो पहचान की राजनीति थी उसे पानी के अधिकार को लेकर भी उभारा गया। इस राजनीति के कारण देश को और सिख समुदाय को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सिखों के खिलाफ दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में नरसंहार हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच 1985 में समझौता होता है। इस समझौते का एक हिस्सा सतलुज यमुना लिंक भी था, जिसका मकसद था सिंधु नदी के पानी को हरियाणा तक लाया जाए। इस योजना की शुरुआत इंदिरा गांधी के समय हो चुकी थी। इसी इलाके में भारत की हरित क्रांति होती है। हरित क्रांति ने पर्यावरण के अनेक और अजनबी किस्म के संकटों को जन्म दिया, जिसने राजनीति को कई कोनों से बेचैन कर दिया। मशहूर पर्यावरणविद वंदना शिवा की एक किताब है द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ केंटकी से छपी है। यह किताब 1989 में आई, इंदिरा गांधी की हत्या के 5 साल बाद। इसमें वंदना शिवा बताती हैं कि पंजाब में हिंसा का जो दौर चला उसका कारण केवल धर्म की पहचान तक सीमित नहीं था। 1980 के बाद से एशियाई समाजों में जंगल, जलाशय, पेड़ आदि प्रदूषित होने लगे या खत्म होने लगे। इसी के साथ सामाजिक और नस्ली पहचान की राजनीति उभरने लगी। ये दोनों ही संकट आपस में जुड़ गए। पंजाब में पर्यावरण और सामाजिक पहचान की लड़ाई हिंसक रूप लेने लग जाती है। आधुनिक पंजाब में जो हिंसा हुई उसके केंद्र में हरित क्रांति का संकट भी था। हरित क्रांति से पंजाब के खेत लहलहाने तो लगे, लेकिन उसकी जमीन जहरीली हो गई। फसलों में कीटनाशक और कीड़ों का प्रकोप फैल गया। कहीं पानी का जमाव हुआ तो कहीं पानी सूख गया। किसान कर्जे में डूब गए। आधुनिक पंजाब के इतिहास में हजारों मौतें इसी हरित संकट से जुड़ी हैं। अकेले 1988 में पंजाब में 3000 हत्याएं हुई। वंदना शिवा लिखती हैं कि किताब प्रकाशित होने के समय तक आजादी के बाद शांति काल में जितनी मौतें पंजाब में हुई उतनी भारत में कहीं और नहीं हुई। 1982 से 1988 के बीच 6 वर्षों में पंजाब में 15,000 लोगों ने हिंसा में अपनी जान गंवाई। हम इस वीडियो में जिन जिन किताबों का जिक्र कर रहे हैं, उम्मीद है आप भी उन्हें पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि हम किताब से पूरा का पूरा नहीं बता सकते और ऐसा करना ठीक भी नहीं। हम तो सरसरी तौर पर जिक्र कर रहे हैं। जाहिर है किसी बात को कहने में कमी होगी ही, और कोई सहायक तथ्य नहीं होगा तो आगे की जानकारी के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। पंजाब से कितना बड़ा पलायन हुआ आज भी हो रहा है। यह भी उसी हरित क्रांति का नतीजा है जो पंजाब के इलाके में हुई, जो हुई इसलिए क्योंकि पंजाब के इलाके में पहले से ही नहरों की सिंचाई का तंत्र विकसित हो चुका था। हम अभी ड्रग्स और रासायनिक खादों की बात नहीं करेंगे, वक्त कम है और आपको रील देखने की आदत लग चुकी है। इंसान ने सोचा होगा कि उसके पास विज्ञान है, दिमाग है, तो वह नदियों को बांध सकता है, बांध सकता है। लेकिन नदियों ने इंसानों के लिए क्या सोचा कभी पता नहीं चला और ना यह जाना जा सकता है। आजादी के वक्त तक यह समझ आ गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी बटेगा, लेकिन यह पानी भारत के भीतर भी तो बटना था, जिसे लेकर आज तक राजनीति हो रही है। जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार पर पंजाब के गठन से हिचक रहे थे, क्योंकि उनके मन में आशंका थी कि पानी के अधिकार को लेकर सांप्रदायिक राजनीति भड़काई जा सकती है, क्योंकि नेहरू ने देखा था कि 1920 के दशक में इन्हीं इलाकों में पानी को लेकर कबीलाई पहचान की राजनीति टकराव का रुख ले चुकी थी और उसके बाद मजहब के आधार की राजनीति में बदलने लगी। यह सब गिलमार्टिन ने अपनी किताब में दिखाया है। लिखते हैं कि विभाजन के पहले ही पानी पर कंट्रोल करने वाले जमींदार आ गए, जिन्हें वाटर लॉर्ड कहा जाता था। इलाके में पानी को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयां आम हो चुकी थीं। समय के साथ लड़ाई में और चीजें जुड़ती चली जाती हैं। पानी को लेकर ही मुस्लिम राष्ट्रवाद और सिख राष्ट्रवाद आमने सामने हो जाता है। नेहरू के निधन के बाद पंजाब का गठन होता है और सीमा पार से खालिस्तान के नाम पर पहचान की राजनीति को हवा दी जाती है। पंजाब में आतंकवाद का दौर शुरू होता है। पंजाब और हरियाणा के बीच सिंधु की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलुज के पानी के बंटवारे को लेकर आज तक राजनीति जारी है। अकाली दल ने तो अपना विस्तार ही
केंद्र की सरकार को चुनौती देकर किया और पानी उसका मूल था। अकाली दल की पहचान ही रही है कि वह हमेशा केंद्र के खिलाफ राजनीति करता रहा है, क्योंकि पानी का मुद्दा हमेशा उसे केंद्र के खिलाफ रखता था। पानी की यही लड़ाई थी कि प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस विरोध की राजनीति के स्थायी धुरी बने रहे, हमेशा बीजेपी के साथ रहे। अब बीजेपी ने उनका क्या हाल किया है यह बताने का समय अभी नहीं है। विडंबना देखिए, सिंधु जल सिस्टम के पानी को लेकर पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब देने की तैयारी हो रही है। इसी पानी को लेकर भारत में आतंकवाद के दौर में आक्रोश की हवा भरी गई। जिन नदियों के पानी पर हक को लेकर आतंकवाद पनपा, उन्हीं नदियों का पानी रोककर आतंकवाद से लड़ा जा रहा है। क्या हम नियति के किसी विचित्र मोड़ पर नहीं खड़े हैं? सिंधु नदी के पानी को कंट्रोल कर हमने कुछ दशक के लिए खेतों को सींच लिया, लेकिन इसी पानी को लेकर हिंदू, मुसलमान और सिख पहचान की राजनीति खड़ी हो गई, जिसने लहू की धारा दोनों तरफ से बहा दी। इतना कुछ होता रहा, आगे भी बहुत कुछ होगा। नदियां वैसे ही बह रही हैं जैसे करोड़ों साल से बहती आ रही हैं। इन नदियों ने जितना पानी दिया, उससे ज्यादा अपने किनारों पर इंसानों के खून को भी बहते देखा है। विभाजन की त्रासदी पर अमृता प्रीतम की एक नज्म है, वारिस शाह। पंजाब के शायर से अमृता प्रीतम कहती हैं पंजाबी में, और वृंदा की आवाज में सुनिए। पंजाबी में और वृंदा की आवाज में सुनिए। उठ दर्दमंदा दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब। उठ दर्दमंदा दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब। अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। किसी ने पंजा पानियां विच दित्ती जहर रला, किसी ने पंजा पानियां विच दित्ती जहर रला, ते उन्हां पानियां धरत नूं दित्ता पानी ला। ऐ दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसी ने पांचों दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। सिंधु नदी को महासिंधु भी कहते हैं। महा तो हमारी बोलचाल से कब का गायब हो गया। पाकिस्तान और पंजाब में सिंधु नदी के लिए स्त्रीलिंग का इस्तेमाल नहीं होता, दरिया के रूप में इसे पुल्लिंग का दर्जा प्राप्त है। दरिया ही कहा जाता है, सिंधु दरिया। ब्रह्मपुत्र को नदी नहीं नद कहते हैं। सिंधु, रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम। झेलम का एक नाम और है, वितस्ता। कश्मीरी जुबान में झेलम का उच्चारण जेहलम है। झेलम और सतलुज एक्सप्रेस नाम से ट्रेनें भी चलती हैं। नदी के नाम से पटरी पर रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं। आज भी इसकी नदियां भविष्य और वर्तमान के लिए चुनौती हैं। मंटो सा अफसाना निगार दुनिया में कोई नहीं हुआ। किसे पता था कि प्रधानमंत्री मोदी जिस बैठक में सिंधु जल संधि निरस्त करने का फैसला ले रहे हैं, उसके नतीजे में कितनी चीजों की याद आने वाली है। क्या पता उस बैठक में सारी बातें नजरों के सामने से गुजरी हों। नहीं पता था तो अब होना चाहिए कि सिंधु जल संधि निरस्त होने के बाद मंटो की कहानी यजीद क्यों याद की जा रही है। 18 जनवरी 1955 को मंटो का निधन होता है। मंटो की कहानी यजीद के लिखने का समय 1950 बताया जाता है। 1948 में नेहरू ने कुछ समय के लिए सतलुज का पानी बंद कर दिया था। संभवतः इसी घटना के प्रभाव में मंटो ने यह कहानी लिखी हो, क्योंकि इस कहानी में नेहरू का भी जिक्र है। सादत हसन मंटो भारत छोड़कर पाकिस्तान जा चुके थे। कहते हैं कि नफरत के नशे में इंसान कितना वहशी हो सकता है, उसकी सोच की एक एक शिराओं को मंटो ने अपनी कहानियों में खोल कर रख दिया है। उनकी कहानियां आपको कहीं भी मिल जाएंगी, जरूर पढ़िएगा। रेखता की वेबसाइट पर भी हैं और राजकमल प्रकाशन ने मंटो की कहानियों का संग्रह छापा है। विभाजन के ठीक बाद स्थित इस कहानी में अफवाह उड़ती है कि दरिया होने वाला है। पाकिस्तान के गांव में दो औरतें आपस में बात कर रही हैं। जब बख्तो दाई जीना को बताती है कि हिंदुस्तान वाले दरिया को बंद करने वाले हैं, तो उसे समझ नहीं आता। जीना पूछती है कि दरिया बंद करने वाले हैं, कौन से दरिया बंद करने वाले हैं? बख्तो दाई ने जवाब दिया, वो जो हमारे खेतों को पानी देते हैं। जीना ने कुछ देर सोचा और हंसकर कहा, मौसी तुम भी क्या पागलों की सी बातें करती हो। दरिया कौन बंद कर सकता है, वो भी कोई मोरियां हैं। इस संवाद के कुछ देर बाद कहानी में मुख्य किरदार करीम दाद का प्रवेश होता है, जिनके बाप को दंगाइयों ने मार दिया है।
कहानी के सारे किरदार बात करने लग जाते हैं कि हिंदुस्तान पानी बंद कर देगा, तो करीम दाद कहते हैं कि दुश्मन हर ऐसी चीज करेगा जो वो कर सकता है। तुम्हारे लिए दूध का दरिया नहीं बहाएगा, तुम भी वही करते जो वो करने वाला है। तुम अभी गाली देकर बस मन हल्का कर रहे हो, लेकिन इसका जो जवाब होगा वो सोच समझकर ही दिया जा सकेगा। एक दिन में वो दुश्मन भी दरिया का रुख नहीं बदल सकते हैं, मगर तुम दुश्मन पर शर्तें लगाकर लड़ाई नहीं कर सकते हो। जो तुम्हें पाप लग रहा है वो उसके लिए उचित कदम है। इस वीडियो के शुरू में हमने आपको प्रबोध कुमार सान्याल की किताब का जिक्र किया। इस किताब के पेज नंबर 25 पर एक प्रसंग है। वे जानना चाहते हैं प्रबोध कुमार सान्याल कि कश्मीर को लेकर सदियों से इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं, और बताते हैं, लिखा है उन्होंने कि छोर छोर तक फैले पहाड़ों की गोद में समतल माटी वाली भूमि खास मिलती नहीं है। कश्मीर में ही ऐसी भूमि पाई जाती है ज्यादा, और इसलिए धरती का यह छोटा सा भूभाग सदा से अभिशापग्रस्त है। उत्तर हिमालय चरित में सान्याल लिखते हैं कि कश्मीर के लिए सदियों तक एक के बाद एक दूसरी भयंकर लड़ाई जो होती रही है, उन सारी लड़ाइयों का मूल कारण है कश्मीर की कुल 2500 वर्ग मील की समतल उपत्यका भूमि पर अधिकार करना। शक, हूण, तातार, तुर्क, मुगल, पठान, अफगान, ईरानी, सब के सब बस वही एक लोभ था। कश्मीर के सिर्फ पहाड़ों को दखल कर कोई खुश नहीं था, उसकी वन संपदा पाकर भी कोई संतुष्ट नहीं था, वह उपत्यका ही चाहिए। दुर्भाग्य से सदा सदा का वह द्वंद्व आज भी खत्म नहीं हुआ है। प्रबोध कुमार सान्याल ने 1928 से 64 के बीच कई बार हिमालय के इस हिस्से की यात्रा की। वे बांग्ला में यात्रा वृतांत लिखा करते थे, मशहूर थे, काफी पढ़े जाते थे। उनकी किताब का यह हिस्सा पढ़कर मैंने आपको बताया। हमें पता है कि आप थक रहे होंगे, लेकिन इस प्रसंग को सुनाना ही चाहता हूं जो इसी किताब के पेज 64 पर दर्ज है। दुर्भाग्य से एक बार इस महासिंधु नदी का प्रवाह रुक गया था। यह जंगली, जबरदस्त और भीषण नदी जब हजारों हजार फीट की गहराई बनाती हुई पश्चिम की ओर चली तो एक बार जोरों का भूकंप आया। उस भूकंप से गगनचुंबी नंगा पर्वत की एक छोटी चोटी टूटकर पूरी की पूरी इस नदी में गिर पड़ी, जिससे इस इलाके में एक और भूकंप सा आ गया। उसकी गाज आवाज से 25 मील दूरी तक के इलाके कांप उठे। यह सन 1840 की बात है। इससे नदी का प्रवाह रुक जो गया तो नदी की गहराई से पानी की जो दीवार उठ खड़ी हुई वह लगभग 8000 फीट ऊंची हो गई, और तटवर्ती जनपद गोर तथा 40 मील दूर के गिलगित को केंद्र करके उसने एक विशाल समुद्र बना दिया। लेकिन 6 ही महीने के अंदर काराकोरम के अनगिनत हिम प्रवाहों के पानी के भयंकर आघातों से नदी गर्भ में गिरी वह पर्वत चोटी चूर चूर होकर पश्चिम दक्षिण के बहाव की ओर मेघनाद सी भयंकर आवाज उठाती हुई बह गई। महासिंधु नदी की उस भयंकर बाढ़ में पश्चिम पंजाब के बहुतेरे नगर और गांव चिड़ियों के पखने से बहते गए। एक तरफ उत्तर में स्कार्दू और दूसरी तरफ गिलगित। इन दो जनपदों के बीच उस दिन के उस जल प्राचीर का इतिहास आज भी स्मरणीय है। इस प्रसंग से यही पता चलता है कि सिंधु भी अगर चाहे खुद से अपना रास्ता बदल ले तो भी उसकी तबाही बहुत बड़ी होती है। यह सब उनके लिए बताया जो टीवी पर आपको बता रहे हैं, बांध बनाकर पहाड़ों को उड़ाकर भारत सिंधु का रास्ता बदल देगा। यह बातें उनके लिए है जो समझते हैं कि एक बटन दबाकर सिंधु दरिया की रफ्तार रोक दी जाएगी। भीषण पहाड़ी इलाके के बीच पसरे मैदानी इलाकों में राजनीति का ख्वाब इसलिए कभी साकार नहीं हो सकता कि किसी के हाथ में बंदूक है, परमाणु बम है। मसला आतंकवाद का जरूर है और फैसला युद्ध से होना है। आपने देखा कितना लंबा एहसास कराया रवीश कुमार ने अपने इस एनालिसिस में। शायद आपको
बोरियत भी लगी होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने रखी गई जिनके बारे में आप जानते तक नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप सोचते हैं, बहुत सारे लोग मुझे भी यहाँ गाली देते हैं, रवीश कुमार ने भी कई बार कहा है कि मुझे वहाँ गालियाँ पड़ती हैं, भद्दा भद्दा लिखते हैं उनके लिए। यहाँ भी लोग उल्टा सीधा लिखते हैं कि रवीश कुमार घोर विरोधी है बीजेपी के, ये है वो है, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन हमारा मकसद है आम आवाम को सकारात्मक रूप से वो दृश्य दिखाना, वो चीज़ें दिखाना जो भारत और पाकिस्तान के बीच आम तौर पर उठती रहती हैं, और गोदी मीडिया उन बातों को उल्टा सीधा करके दिखाता रहता है। अभी पिछले शायद इतने दिन हो गए पहलगाम की घटना को लेकर के, लेकिन सरकार ने जो भी किया, मीटिंगें हो रही हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, दूसरे मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हैं, वो सब बोल रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से युद्ध जैसी भाषा कहीं हमें दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो भी इस समय राजनेता हैं और संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं। उन्हें सब मालूम है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। लेकिन टीवी चैनल अनर्गल तरीके से बहुत सारी बातें रोज़ाना, जाने आपने देखा होगा कितने थंबनेल बना बना के युद्ध शुरू हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन पहलगाम की घटना के बाद अभी तक उसका सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब न आकर के कल ये ज़रूर हो गया कि जनगणना, जो जनगणना होनी है उसके साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अभी आपने देखा कि इस मामले में जो कल रेल मंत्री ने अपना बयान दिया था, उसमें कहा था विपक्ष कभी नहीं चाहता। तो मैं इसमें अभी आपको एक चीज़, यानी ये कह सकता हूँ, एक क्लिपिंग में समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जब संसद में पहुंचे थे, तब उन्होंने हमारी संसद में जातीय जनगणना के लिए अपना भाषण दिया था। वो रिकॉर्ड पर है और मैं अभी आपको उस भाषण को पहले दिखवाता हूं और उसके बाद फिर बात करता हूं। मुलायम सिंह जी को कैबिनेट में भी ये सवाल आया था, जो सुना है कैबिनेट की बात है, हम तो नहीं कह सकते। कैबिनेट में भी ये सही है कि कुछ लोगों को एतराज था, लेकिन मेजॉरिटी ने ये स्वीकार किया कि जातवाद जनगणना होना चाहिए, और जब आरक्षण हुआ है तो जातवाद हुआ है। दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सदन के अंदर आश्वासन दे दिया कि हम इस पर इसी तरह से करेंगे, और उसके बाद मिलकर के भी हमने नेता सदन से भी प्रार्थना की थी, नेता सदन भी सहमत हो गए थे। फिर वजह क्या हो गई बीच में, ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि जब नेता सदन प्रधानमंत्री जी कोई बात कह दें तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पार्टी में किसी का विरोध नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी का और नेता सदन का। तो ये कहाँ मामला अटका हुआ है और क्यों अटका हुआ है, ये हम सदन के अंदर ही नेता सदन से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पक्ष में हो गए, आपका हमने विश्वास किया। का सर्वे हो रहा है। श्री गोपीनाथ मुंडे, आपने देखा मुलायम सिंह यादव जी बाकायदे बोल रहे हैं और वो सारी बातें उन्होंने सामने रखी हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तभी हर समाज को उसका अधिकार मिलेगा। खैर, भाई रवीश कुमार ने जो बातें कही वो चीज़ें सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब मीडिया की जो हेडलाइंस हैं, जल सिंधु समझौते से, पाकिस्तान का पानी बंद करने से अब हट गई हैं, लीक से हट गई हैं, अब युद्ध की बातें चल रही हैं चारों तरफ। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और चैनल पर सब्सक्राइब करने से कोई आपको पैसा नहीं देना है, ना आपका कोई पैसा कटना है, बस सिर्फ हमें इस बात का गर्व होता है कि लोग हमें सुनते हैं और हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।